तो हेलो दोस्तों, मैं बलजिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय बीएस में। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिटीजन एंड सिटीजनशिप। तो इसमें हम देखेंगे कि सिटीजन का क्या मतलब होता है, और हम देखेंगे कि नेशनल या फॉरेनर और सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है, और हम देखेंगे कि सिटीजनशिप के क्या टाइप्स होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या मेथड्स होते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिटीजन का क्या मतलब होता है। तो इसके मतलब को जानने के लिए हम सिटीजन को तीन पार्ट्स में देखेंगे। तो जो पहला है वो है लिटरल मीनिंग, फिर हम देखेंगे कि एशियंट टाइम में सिटीजन का क्या मतलब था, फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में सिटीजन की क्या डेफिनेशन है। तो पहले हम लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसे कि सिटीजन है, जो नाम से पता लग रहा है कि अ पर्सन हु लिव इन अ सिटी और टाउन, कि जो व्यक्ति सिटी में रहता है वो सिटीजन है। जैसे कि हिंदी में नागरिक का मतलब है कि नगर में रहने वाला व्यक्ति। तो आपको लिटरल मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एशियंट टाइम में क्या मतलब था सिटीजन का। तो देखिए, एशियंट टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस है वो ग्रीक में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे पॉलिटिकल के थिंकर्स काफ़ी थे, एरिस्टोटल और प्लूटो और सॉक्रेट्स भी। तब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम पे एथेंस में बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, ओलंपिया। तो उनमें डेमोक्रेसी भी थी और उनमें मोनार्की भी होती थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, अलाइड पीपल थे, और जो व्यापारी थे, उनका क्या होता था कि वो राजे की हेल्प करते थे कुछ डिसीजंस लेने में। तो उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिक माना जाता था, और इसके अलावा जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, और औरतों को ये राइट नहीं था, तो उनको नागरिक नहीं माना जाता था। तो इसी के अकॉर्डिंग जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने एशियन टाइम में जो सिटीजन की डेफिनेशन दी थी वो इस तरह की है कि जो सिटीजन्स है वो सिर्फ वही लोग हैं जो किसी राज्य के प्रशासनिक काम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिर्फ वही लोग उस देश के सिटीजन हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सिटीजन की क्या डेफिनेशन है। तो जो सिटीजन है वो वही व्यक्ति है जिसको राज्य के द्वारा पॉलिटिकल और सोशल राइट्स दिए गए हैं, और जो व्यक्ति अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उनका अच्छे से पालन करता है वो मॉडर्न टाइम में सिटीजन होता है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि सिटीजन और फॉरेनर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, किसी भी देश में रहने वाले जो सारे लोग होते हैं वो सिटीजन नहीं होते। उनमें से कुछ लोग वो होते हैं जो अपने देश से उस देश में आते हैं, या वो नौकरी के लिए आते हैं, या फिर वो स्टडी के लिए आते हैं और उस देश में रहते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो सिटीजन है उनके पास पॉलिटिकल और सोशल राइट्स होते हैं, जबकि जो फॉरेनर है उनके पास सिर्फ सोशल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते। जैसे कि उनके पास कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता, पर उनके पास सोशल राइट्स होते हैं, जैसे कि रहने का या प्राइवेसी का राइट हो गया, ये राइट्स होते हैं, पर उनके पास वोट का राइट नहीं होता। और इसी तरह अब अगर हम आगे देखते हैं तो सिटीजन और नेशनल। तो देखो कि जो सिटीजन हैं वो नेशनल्स तो हो सकते हैं, पर जो नेशनल्स हैं वो सारे सिटीजन नहीं होते। तो देखो, नेशनल्स कौन होते हैं? जो किसी देश में रहने वाले उस देश के वासी हैं, पर वो उनके पास अभी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। जैसे कि इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी है कि बच्चे, क्योंकि वो 18 साल से कम होते हैं तो उनके पास अभी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वोट का राइट नहीं है, तो वो उस देश के सिटीजन नहीं है, पर वो उस देश के नेशनल्स हैं। कोई भी व्यक्ति या औरत जो 18 साल से कम है, मतलब लड़का या लड़की जो 18 साल से कम है, वो उस देश के नेशनल्स होंगे, ना कि सिटीजन्स। तो आई होप कि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटीजन्स, कि जो सिटीजन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सिटीजन्स टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन, और दूसरे होते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजन। तो अभी हम इनको बारी बारी से देखते हैं। तो जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं, ये वो सिटीजन्स होते हैं जो बाय बर्थ उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, जैसे कि हम हैं। और जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हैं, ये वो सिटीजन्स होते हैं जो कि बाय बर्थ किसी और कंट्री के सिटीजन थे, पर बाद में उन्होंने उस कंट्री की लीगल कंडीशंस को फुलफिल किया और उस कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर की। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हर कंट्री में दोनों टाइप के सिटीजन्स होते हैं। नेचुरल बॉर्न तो होते ही होते हैं, इसी के साथ नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स भी होते हैं। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं करती, पर कुछ पोस्ट या फिर कुछ पोजीशंस पे इन दोनों में डिफरेंस किया जाता है। जैसे कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो यूएसए है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट पोस्ट है उसके लिए सिर्फ एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही एलिजिबल है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो कि किसी और कंट्री में जन्मा और यूएसए में आके सिटीजनशिप एक्वायर की, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकता। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि सिटीजनशिप के क्या क्या मेथड्स हैं अक्वायर करने के। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप के क्या मेथड्स हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं अक्वायर करने के, एक है जस सैंग्यूनिस और दूसरा जस सोली या जस लोकी। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं और इनका हिंदी में मतलब है जन्म सिद्धांत और भूमि सिद्धांत। तो जो जस सैंग्यूनिस है या जन्म सिद्धांत है, इसका क्या मतलब है? जन्म सिद्धांत के अनुसार जो सिटीजनशिप है वो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है। जैसे कि जो भारत है यहाँ पे जन्म सिद्धांत लागू है और हमें भारत की नागरिकता बाय बर्थ जन्म सिद्धांत के अनुसार ही मिली है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास इंडियन सिटीजनशिप थी। और ये जो ब्लड रिलेशन है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लागू होता है। जैसे कि मान लो कि कोई इंडियन कपल या इंडिया की फैमिली जापान में घूमने गई है या वहाँ पर काम कर रही है और उनको वहाँ पर कोई बच्चा होता है, तो ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग वो इंडियन सिटीजन ही होगा। तो आई होप कि आपको जन्म सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जस सोली या जस लोकी भूमि सिद्धांत क्या है। तो भूमि सिद्धांत के अनुसार जो सिटीजनशिप है वो बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो जैसे कि जो जापान है उसमें भूमि सिद्धांत लागू है और अगर जापान में किसी फॉरेनर को बच्चा होता है तो वो बच्चा जापान का नागरिक होगा। तो आई होप कि आपको भूमि सिद्धांत भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं। तो मान लो कि जैसे इंडिया में जन्म सिद्धांत है और जापान में भूमि सिद्धांत है, और अगर इंडिया के किसी सिटीजन को बच्चा जापान में होता है तो उस बच्चे की क्या सिटीजनशिप होगी, क्योंकि वो जापान का सिटीजन भी एलिजिबल होगा बनने के लिए और इंडिया का तो सिटीजन होगा ही। तो देखो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज ने आपस में ट्रीटीज की होती हैं और ट्रीटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा होता है तो उसको ड्यूल सिटीजनशिप मिल जाती है, इंडिया की भी और जापान की भी। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, 18 साल का होता है, तो उसको उनमें से कोई एक सिटीजनशिप चुननी होती है और दूसरी सिटीजनशिप को छोड़ना होता है। तो ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिटीजनशिप लेता है और कौन सी छोड़ता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो इसको एक्वायर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जिनको हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है लॉन्ग स्टे। देखो, सारी कंट्रीज ने एक टाइम फिक्स किया होता है। अगर कोई इस फिक्स्ड टाइम तक उस कंट्री में रह लेता है, फॉरेनर या विदेशी उस कंट्री में रहता है, तो वो उस कंट्री की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। और ये सारी कंट्रीज का टाइम अलग अलग होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए और यूके का 5 साल है, कनाडा का 3 साल है और ऑस्ट्रेलिया का 4 साल है। लेकिन अगर आप इंडिया का देखो तो इंडिया का 12 साल है। और इसी वजह से आपको इंडिया में ज़्यादा फॉरेनर्स नहीं दिखेंगे, वो मतलब थोड़े घूमने आते हैं, मतलब आपको सेटल फॉरेनर्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे। पर अगर आप यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को देखो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस या और कंट्री के लोग काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड बहुत कम है और इंडिया का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा स्टेप है मैरिज। देखो, अगर किसी भी देश की लड़की दूसरे देश के लड़के के साथ शादी करती है तो वो अपने देश की नागरिकता गवा देगी और अपने हस्बैंड की जो सिटीजनशिप है वो उसको मिल जाएगी। तो नॉर्मल कंट्रीज में यही होता है, लेकिन जो जापान है वो इक्वालिटी में काफ़ी विश्वास रखता है। और इस वजह से वहाँ पे क्या है कि अगर जापान की कोई लेडी सिटीजन दूसरे देश के लड़के के साथ शादी करती है तो उस लड़की की सिटीजनशिप नहीं जाती, उल्टा जो वो लड़का है उसको भी जापान की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और तीसरा स्टेप है प्रॉपर्टी परचेज करना। तो देखो, कई कंट्रीज में प्रोविजंस होते हैं कि अगर आप उस कंट्री में या उस कंट्री की प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं पेरू, ब्राज़ील और मेक्सिको। और इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है वो है पॉलिटिकल असाइलम। तो देखो, पॉलिटिकल असाइलम लोगों को भी दिया जाता है जो कि अपने देश में जिनको खतरा है जान का, और पॉलिटिशियंस को भी दिया जाता है। तो जैसे कि इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है दलाई लामा को, और बंगाल में जो रोहिंग्या लोग हैं उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया गया है। और इनके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आर्मी में जॉब करना। तो कई कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप उस कंट्री में आर्मी में सर्व करते हो तो आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब का भी प्रोविजन होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसके अलावा क्या होता है कि एरिया को जीत लेना। तो अगर कोई कंट्री अपना देश की जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड करके दूसरे देश की बाउंड्री को अपने अंडर ले आती है, तो जो उस एरिया के लोग होंगे उनकी सिटीजनशिप भी उस कंट्री की हो जाएगी। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन।
कि एक अच्छे नागरिक के क्या क्या विशेषता और गुण होते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एजुकेशन, क्योंकि आजकल संसार में ज़्यादातर जो देश हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, और डेमोक्रेसी के लिए एजुकेट सिटीजन्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेट सिटीजन्स ही एक अच्छा लीडर चुनेंगे जो कि देश का विकास करेगा। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है कुछ नागरिक गुण, जैसे कि स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, सहनशीलता, ओबीडेंस और पेट्रियटिज्म एक्सेट्रा। हमें ये भावनाएं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि हमें अपने राइट्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और उनको कैसे यूज़ करना है हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि हमें अपने जो राज्य के प्रति कर्तव्य हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और हमें उनकी पालना अच्छे से करनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है गुड हेल्थ, कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छी सेहत होनी चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट है कि हमारी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की आदत होनी चाहिए, कि हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और उच्च विचार रखने चाहिए। और जो सेवन्थ पॉइंट है वो है स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, क्योंकि देश को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें देशभक्ति की भावनाएं होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि हमें जातिवाद, सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद की भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए, और इनसे ऊपर उठ के भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके साथ ये टॉपिक का एंड होता है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इस पीडीएफ फाइल को इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि हैंडल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच।